नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है पिता की मौत के बाद बेटे और बहुओं ने माँ के साथ साथ जब बेटी को भी सताया तो बेटी ने पढ़ लिख कर पाया ऐसा मुकाम कि भाई भाभी का मुंह खुला का खुला रह गया। करुणा जी बगीचे में बैठी हुई एकटक पेड़ पौधों को निहार रही थीं और खुद से ही बातें किए जा रही थीं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, पर वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वह तो एक अच्छी अध्यापिका थीं, जो इस उम्र में भी बच्चों को पढ़ाने का जज्बा रखती थीं। वह कोई पागल या कम दिमाग वाली महिला नहीं थीं, बल्कि वह तो एक बहुत ही गुणी महिला थीं, जिन्हें आम भाषा में सर्वगुण संपन्न कह दिया जाता है ना। कुछ वैसी ही थी वे भी। बस इस उम्र में अक्सर ही इंसान अकेला हो जाता है, तो कई बार जब इंसान अपने मन की पीड़ा, अपना दुख या अपने मन की स्थिति के बारे में जब किसी को नहीं बता पाता, तो वह अपने मन की बातें पेड़ पौधों से कर लेता है। इससे उसे शांति और सुकून मिलता है, और कई बार तो इंसान खुद से ही बातें करने लगता है। लेकिन यह सब तभी होता है जब किसी व्यक्ति के मन में कहने के लिए बहुत कुछ हो, लेकिन सुनने वाला कोई ना हो। तो बस बिल्कुल यही हालत तो करुणा जी की भी थी। कहने को तो उनका भरा पूरा परिवार था कि एक फंक्शन में एक साथ चले जाएं तो किसी और के आने की ज़रूरत ही न रही। कम से कम 10-15 लोगों के भरे पूरे परिवार में ब्याह कराई थी वे, और अब भी उनके 3 बेटे और एक बेटी थे। लेकिन वे लोग सिर्फ कहने को ही थे, वास्तव में तो बेचारी बिल्कुल अकेली थीं। दरअसल करुणा जी के पिताजी एक व्यापारी थे, और उन्होंने शुरू से ही अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया था। वे तो कहते थे कि मैं अपनी बेटी को तब तक पढ़ाऊंगा जब तक यह पढ़ना चाहेगी। मुझे इसकी शादी वादी की कोई जल्दी नहीं है। लेकिन इसके विपरीत उनकी माँ हमेशा यही कहती कि समय का क्या पता, और समय रहते ही बच्चों के हाथ पीले करके हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं तो ही सही है। लेकिन दोनों बाप बेटी अपने आगे किसी की चलने ना देते। करुणा जी परिवार में सबसे छोटी थीं, इसीलिए सबकी लाडली भी थीं। जब तक करुणा जी अपनी पढ़ाई कर रही थीं, अब तक उनके सभी बड़े भाइयों और बहनों की शादियां हो चुकी थीं, और वे अभी शादी के लिए मना किया करती थीं, क्योंकि उनका पढ़ाई में मन लगता था और वे बड़ी होकर कुछ करना चाहती थीं। लेकिन एक दिन उनकी ज़िंदगी में मानो कोई तूफान सा आया, और उनका सबसे बड़ा सहारा, उनकी सबसे बड़ी खुशी, उनके पिता को उनसे दूर ले गया। एक दिन अचानक एक हादसे में उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनका परिवार टूटकर बिखर गया था। फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा, क्योंकि करुणा जी और उनके चाचा जी, ताऊ जी अभी तक सब जॉइंट फैमिली में ही रहा करते थे। तो सब लोगों ने मिलकर एक दूसरे को संभाला और इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया, जिससे सबकी जिंदगी पहले की तरह ही चलने लगी। और करुणा जी और उनकी माँ की जिंदगी उन दोनों की जिंदगी में एक कसक सी रह गई थी, लेकिन अब कोई कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार उन लोगों ने इस सच को स्वीकार कर लिया और फिर से अपना जीवन जीने लगे थे। इधर करुणा जी के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, और उधर उनके परिवार में उनकी शादी की बात चलने लगी। अब उन्होंने 1-2 बार तो कहा, लेकिन फिर भी जब किसी ने उनकी ना सुनी तो वे क्या ही कहती। अब उनके पिता तो थे नहीं जिनसे वह जिद करके अपनी पढ़ाई पूरी करती, और उन्होंने अब अपने भाई से भी मिन्नतें की। तब जाकर भाई ने लड़के वालों से यह बात की कि अभी हमारी बहन की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, दूसरी साल के पेपर चल रहे हैं, तो वह शादी के बाद पढ़ना चाहती है। लेकिन इस बात पर लड़के वालों ने ऐतराज़ जाहिर किया। कहा कि नहीं, हम ख़ानदानी लोग हैं,
हमारे घर की बहुएं कॉलेज वॉलेज नहीं जाती, और फिर शादी के बाद हम कौन सा इससे नौकरी कराने वाले हैं जो इसे पढ़ने की ज़रूरत है। और फिर हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, बस उतना ही काफ़ी है। बस यह एक अच्छाई रही थी कि उनके पति पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति थे, और इसीलिए वह पढ़ाई की कीमत भी जानते थे। अतः जब करुणा जी के भाई ने कई बार आग्रह किया, तब करुणा जी के होने वाले पति कमलेश जी ने अपनी माता जी को समझाया कि बस 1 ही साल की बात है माँ, 1 साल में भला क्या परेशानी है, उस लड़की का भी मन रह जाएगा, और फिर हम उसे अकेले थोड़े ही न भेजेंगे। मैं खुद उसके साथ उसके पेपर दिलाने जाया करूँगा, और रोज़ाना कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब कोई काम होगा तब चले जाएंगे। बाकी आपको जो भी कहना हो आप कह देना। बेटे के समझाने पर उनकी माँ की भी समझ आ गई और कहा कि देखिए भाई साहब, हम आपकी बहन को पढ़ने की आज़ादी तो दे रहे हैं, लेकिन उसके कारण उसके बहू होने की जिम्मेदारियों पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जो काम घर की बहू करती है वह सभी काम और सभी जिम्मेदारियां उसे निभानी होंगी। उसके बाद चाहे वह जो कर ले, पढ़ाई लिखाई करना चाहती है तो करती रहे, लेकिन पति के साथ ही कहीं जाना होगा, क्योंकि अकेले हम उसे कहीं नहीं भेजेंगे। बस इतनी बात सुनकर उनके भैया ने खुश होकर करुणा जी को जाकर यह सारी बात बताई। जब करुणा जी ने यह बात सुनी तो उन्हें थोड़ी सी संतुष्टि हुई। लगा कि शायद अब वह जीवन में कुछ कर सकेंगी, क्योंकि शादी के बाद जीवन साथी का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब उन्होंने भी शादी के लिए हाँ कर दी। वैसे भी परिवार वालों की जिद के आगे उनकी कहाँ चलने वाली थी। शादी के लिए हाँ तो वह कर ही चुकी थीं, लेकिन खुश नहीं थीं। इसीलिए पढ़ाई वाली बात उन्होंने पूछने के लिए कहा था। लेकिन अब जब पढ़ाई के लिए हाँ कर दिया गया तो अब वह भी बहुत खुश थीं। देखते ही देखते उनकी शादी हो गई। शादी के बाद घर की जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आन पड़ी। परिवार में 2 नंद जिनकी शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी थे, 2 जेठ और एक देवर था। भरा पूरा परिवार था, और अभी तक उनके यहाँ भी सब लोग एक साथ ही रह रहे थे, यानी कि जॉइंट फैमिली में। करुणा जी को इस बात से कोई आपत्ति भी नहीं थी। उल्टा वह तो खुश थीं, क्योंकि उन्होंने शुरू से यही देखा कि परिवार को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन समय के साथ साथ जैसे जैसे समय बीता और उनके बच्चे बड़े हुए, सबने अम्मा जी से अपना अपना हिस्सा मांग लिया, और अब जब साथ में किसी की भी नहीं बन रही थी तो अम्मा जी ने सबको अलग अलग कर दिया। अब करुणा जी के परिवार में वह, उनके पति, उनकी सास और उनके 4 बच्चे थे। परिवार में सब लोग मिलजुल कर बहुत प्यार से रहते थे। लड़ाई झगड़ा ना हो, इसीलिए अम्मा जी ने समय से ही बंटवारा कर दिया था। अब सब लोग अपने अपने हिस्से में सुकून से रहते थे। आना जाना भी होता रहता, तो रिश्तों की मिठास भी कम नहीं हुई थी। करुणा जी सबकी बहुत प्यार से और बहुत सम्मान से आवभगत किया करती। शादी के बाद करुणा जी आई तो थी बहू बनकर, लेकिन आते ही उनके कंधों पर घर की बहू की जिम्मेदारियां आन पड़ीं। साथ ही पत्नी का फर्ज भी निभाना था। इधर किसी की भाभी, किसी की देवरानी, इतने सारे रिश्ते जुड़े हुए थे। उन्हीं रिश्तों को निभाते निभाते वह अपनी पढ़ाई को भी बीच में ही भूल गईं। ना ही उन्हें किसी ने याद दिलाया। अब तक तो उनकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई थी। फॉर्म तो भर गया था, लेकिन कॉलेज एक दिन भी जाना ना हुआ। जब पेपरों का समय आया तो उनके पति कमलेश जी ने उन्हें याद दिलाया और उनका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करवा दिया। उनके पेपर दिलाने गए, लेकिन इधर
वे घर की जिम्मेदारियों को पूरा दिन संभालती या अपनी पढ़ाई को, इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठा पाना उनके लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने रात रात भर जाग कर पढ़ाई पूरी की और आखिरकार अपनी ग्रेजुएशन तो पूरी कर ही ली। लेकिन अब उनके ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ गई थीं, क्योंकि उनके दो दो बच्चे थे। तभी उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। वक्त के साथ साथ जब सब लोग अलग हो गए, तब जिम्मेदारियां तो थोड़ी कम हुई, लेकिन अब अपने बच्चों को संभालने की जिम्मेदारियां फिर से आन पड़ी थी। करुणा जी ने अपने तीनों बेटों को और अपनी बेटी को भी पढ़ाने का निश्चय किया था, जिसमें उनके पति ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि इंसान को अपने जीवन में पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। एक न एक दिन पढ़ाई की कीमत समझ आ ही जाती है। बच्चे जब बड़े हुए और अपने अपने कॉलेजों में जाने लगे, इधर करुणा जी की सास अपनी आखिरी सांसें गिन रही थीं। बच्चों की पढ़ाई पूरी हुई उससे पहले ही उनकी दादी माँ उन्हें छोड़कर चल बसीं। करुणा जी के बच्चे शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसे जैसे बाहर निकलते गए, सब अपने अपने मतलब से स्वार्थी बनते चले गए और उन्होंने भी कभी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि अपने भविष्य के बारे में सोचना कोई बुराई तो नहीं है। जब तक उनके बच्चे अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे, तो वह अपने जीवन में भला कामयाब कैसे होंगे। यही सोचकर करुणा जी ने बच्चों को कभी नहीं रोका। इधर बच्चे धीरे धीरे करके बाहर निकल गए, पर अपनी पढ़ाई इत्यादि पूरी करने लगे। बड़े बेटे की पढ़ाई पूरी हुई तो उन लोगों ने उसकी शादी करा दी। बड़ा बेटा क्योंकि माँ बाप की सबसे ज़्यादा बात मानता था, इसीलिए उसकी शादी माँ बाप की मर्जी से ही हुई और बहू भी ठीक ही थी। आने वाले 2-3 सालों में उन्होंने अपने तीनों बच्चों की शादी करवा दी। लेकिन जैसे ही 3-3 बहुएं घर में आईं, तो बस फिर तो घर में आतंक शुरू हो गया। बड़ी बहू जब तक अकेली थी सब अच्छा था, लेकिन जब से 2 और बहुएं आईं, तब से घर में बहस करना, एक दूसरे को ताने सुनाना, यह सब सामान्य सी बात हो गई थी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने लगे थे। अब करुणा जी अपने घर में फैली इस अशांति से बहुत परेशान हो गई थीं। ऊपर से अगर किसी के बीच में बोल जाती, तो दूसरा कहने लगता कि हाँ, तुम्हारे लिए तो वही अच्छा है, तुम तो उसे ही ज़्यादा प्यार करती हो, बच्चों में भेदभाव करती हो। बेचारी अब किसी से कुछ कहने के भी न रहीं, वरना उल्टा उन्हें ही 50 बातें सुनाई पड़ जाती। इसीलिए उन्होंने किसी से भी कुछ भी कहना बंद कर दिया था। अब वे बस यही सोचती थीं कि जाने कब इन लोगों में समझ आएगी और इस घर में शांति होगी। धीरे धीरे वक्त के साथ अब तो सबके बच्चे भी हो गए और अब वे बच्चे भी झगड़ा करने लगे थे। बेचारी करुणा जी खुद तो बहुओं के ताने सहती ही थीं, लेकिन उनकी बहुओं ने उनकी बेटी को भी नहीं छोड़ा। उसे भी दुनिया भर की बातें सुनाती। अपने अपने पतियों की कमाई को लेकर सब इतराने लगी थीं। सबकी गलतफहमी थी कि मेरा पति घर में ज़्यादा पैसे देता है। हर एक बहू को लगता कि मैं घर में सबसे ज़्यादा काम करती हूँ और बाकी तो बस बैठी रहती हैं। छोटी से पूछो तो उसको यही लगता था कि सबसे ज़्यादा काम तो मैं ही करती हूँ, दोनों दीदी क्या ही करती हैं। मछली से पूछो तो उसका भी यही जवाब। और बड़ी वाली जो अभी तक बहुत ठीक थी, अब उसने भी बहस करना शुरू कर दिया था। वह कहती कि जब दोनों छोटी छोटी होकर मेरी ही बात नहीं सुनती, तो मैं इनकी क्यों सुनूं। उसकी बात भी अपनी जगह ठीक ही थी, लेकिन घर में अशांति तो बढ़ ही रही थी ना। अब तीनों एक जैसी हो गईं, कोई किसी से कम नहीं थी। और इधर
करुणा जी की बेटी रीता, जिसकी पढ़ाई अभी चल रही थी, क्योंकि वह चारों में सबसे छोटी थी, इसीलिए अभी वह अपनी पढ़ाई कर रही थी। लेकिन बेटे और बहू के कलेश के चलते जब बहू ने उसे भी बीच में फंसा लिया, हमेशा हर झगड़े में, हर बात पर उसे ताने सुनाने लगती, और अब तो अपनी सास को भी ताने सुनाने लगी कि मेरा पति इतना कमा कर लाता है, फिर भी नौकरों की तरह लगी रहती हूँ। घर में इतने खर्चे हैं, कमाने वाले कम हैं और खाने वाले ज्यादा हैं। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में हम कैसे सोचें? करुणा जी की बेटी कम ही बोला करती थी, लेकिन उन लोगों की बदतमीजी इतनी बढ़ रही थी कि अब उसका चुप रह पाना बहुत मुश्किल था। जब वह एक दिन उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर उसे बातें सुना रही थी और उससे उसके कॉलेज के खर्चे गिनवा रही थी, तब वह मजबूरन बोल पड़ी कि भाभी, आपके पति जो भी कमा रहे हैं वह मेरे ऊपर नहीं उड़ा रहे, और जहाँ तक बात रही मेरी पढ़ाई की, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा ना तो आपके पति की जेब से जाता है और ना ही आपकी जेब से जाता है। मेरी पढ़ाई का पूरा खर्चा मेरे माँ बाप उठा रहे हैं, और उनके होते हुए मुझे किसी की भी बातें सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तो आप मेरे लिए कुछ कर नहीं रही हैं, तब इतनी बातें सुनाती हैं। भगवान न करे किसी दिन मेरे लिए आपको कुछ करना पड़ गया, तब तो आप मुझे जीने ही नहीं देंगी। रीता के इतना कहते ही झगड़ा बढ़ता चला गया। तीनों तरह तरह के मुंह बनाने लगी कि बताओ, सबसे छोटी होकर हमें जवाब देती है, कितना उल्टा बोलती है, वगैरह वगैरह। अब एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था, क्योंकि हर इंसान की सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, और जब वह सीमा पार होती है तो इंसान मजबूरन अपनी जुबान खोलता ही है और अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए सही बात बोलता ही है। अब यह सब तो रोजाना की ही बात हो गई थी। रीता भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन कमलेश जी घरेलू मामलों में नहीं बोलते थे। जब तक बात बहुत ज़्यादा संजीदा ना हो, तब तक वह घरेलू मामलों में नहीं पड़ते थे। लेकिन जब यह सब बहुत ज़्यादा चलता रहा, तो एक दिन करुणा जी के तीनों बेटे उनके पास आए और आकर उनसे बोले कि माँ, तुम अपनी बेटी को समझा लो, इसने घर में अशांति मचा के रखी है। अरे वो सब इससे बड़ी हैं, और बड़ी भाभी माँ समान होती है, आखिर उनकी दो बातें सुनने में क्या शर्म। माँ ने तब तो बेटों को समझाया कि वे अपनी बहन को गलत समझ रहे हैं, उनकी पत्नियां भी कम नहीं हैं। फिर बाद में उन्होंने अपनी बेटी को ही समझाया कि नहीं बेटी, तुम अपनी भाभीयों से उल्टा मत बोला करो, जो कहती हैं कहने दो। उन्होंने यह सब घर में शांति रखने के लिए कहा था, लेकिन वे लोग तो उसका उल्टा ही मतलब निकाल बैठी कि हमारी सास और ननंद हमसे डरने लगी हैं। और एक दिन कमलेश जी की एक हादसे में मौत हो गई, और उनकी यह बात बिल्कुल सच हो गई। अब सचमुच दोनों माँ बेटी बहुत डरी डरी सी रहने लगी थीं। कमलेश जी की मौत से परिवार में सबको धक्का लगा, लेकिन सबसे ज्यादा करुणा जी और उनकी बेटी रीता की जिंदगी पर असर पड़ा। वे दोनों तो इस बात से उभर ही नहीं पा रही थीं, और इधर उनकी बहू अपने ससुर के 13वीं के बाद ही उन्होंने अपने रंग ढंग बदल लिए। अब वे लोग बात बात पर अपनी सास और नंद से बदतमीजी करने लगीं और पढ़ाई बंद करने का कहने लगीं कि खर्चा बहुत ज़्यादा है, हमारे बस का नहीं है इसे पढ़ाना, अपने बच्चों को पढ़ाएं या इसे पढ़ाएं। अब करुणा जी अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करती थीं। हालांकि वह पढ़ी लिखी थीं, लेकिन उस पढ़ाई का उन्होंने कोई इस्तेमाल नहीं किया। शादी के बाद बस घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में उलझकर रह गईं। अब उनकी वह पढ़ाई उनके किसी काम की नहीं थी, और इधर इधर उनकी बेटी का सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ करे, अपना नाम बनाए,
अपनी पहचान बनाए। शुरू से ही अपने सभी भाइयों में पढ़ने में बहुत होशियार भी थी। अब जब समय बीता तो बहुओं की बदतमीजियां बढ़ती रहीं। अब तो वे लोग अपनी सास के साथ गाली गलौज तक भी करने लगी थीं। लेकिन अभी तक यही गनीमत थी कि यह सब उन्होंने अपनी नंद के सामने नहीं किया था। जब रीता अपने कॉलेज चली जाया करती, तब वह लोग अपनी माँ के साथ ऐसा बर्ताव किया करते थे। कई बार करुणा जी को बहुत अफसोस होता कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी उनकी पढ़ाई किसी काम नहीं आ रही है। अब उनकी बेटी रीता को जब पढ़ाई को लेकर इतने ताने मिलने लगे, तो उसने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे घर में दो पैसे आते रहें। कुछ नहीं तो वह अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालती रहे। बस यही सोचकर करुणा जी ने भी उसे नहीं रोका। थोड़े समय बाद पता चला कि उनकी बेटी का सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हो गया है। एक बार वह ट्रेनिंग पूरी करके आ जाए तो वह एक अच्छे पद पर आसीन होगी। करुणा जी को ज़्यादा जानकारी तो नहीं थी, लेकिन बेटी के बताने पर इतना समझ चुकी थी कि अब उनकी परेशानियां जल्दी ही खत्म हो जाएंगी। अभी तक उनकी बेटी ट्रेनिंग पर गई नहीं थी। एक दिन जब वह अपनी कोचिंग से वापस लौटी, तो उसने अपनी भाभियों को अपनी माँ से बदतमीजी करते हुए देख लिया। वह अपनी सास को उल्टी सीधी गालियां सुना रही थीं, और जब वह उन्हें उल्टा जवाब दे रही थीं, तो आकर एक एक करके वह तीनों उनसे मारपीट करने को तैयार हो गईं। तभी वहां पहुंची रीता ने तीनों को अलग किया और अपने भैया को फोन करके घर बुलाया। घर आकर उन तीनों को उसने सारी बात बताई, लेकिन तब भी तीनों अपने पतियों के सामने सीधी बन गईं। और ऐसे ही बेवकूफ़ वे थे, अपनी पत्नियों की बातें ही सही मानने लगे। उन्हें लगा कि जैसे रीता और उसकी माँ झूठ बोल रही हैं। तब रीता ने अपने भाइयों को कहा कि अगर आप लोग इन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते हो तो मत रखो, पर कम से कम उनकी इतनी बेइज्जती तो मत करो। माँ अकेली नहीं है, अभी मैं उनके साथ हूँ। इस पर तीनों फिर अपनी बहन से बोले, क्यों रीता, हम नहीं हैं क्या माँ का ध्यान रखने के लिए? सिर्फ तुम ही उनका ध्यान रखोगी? और जहाँ तक बात रही इन तीनों की, तो इन्हें हम समझा देंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को थोड़ा सा डांट दिया और कहा कि माँ के साथ इतनी बदतमीजी मत किया करो। बस इतना कहकर छोड़ दिया। रीता को अजीब तो लगा। उसने अपने भाइयों से फिर से कहा कि तीनों ने माँ के साथ गाली गलौज की है, और आपने इन्हें इस तरह समझाया है। मुझे तो नहीं लगता कि यह इस तरह समझ जाएंगी, पर आप जरूर समझ जाइए। अगर मैंने दोबारा माँ के साथ ऐसा बर्ताव करते हुए इन्हें देखा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब उसके भाई उसकी तरफ घूरते हुए बोले, अच्छा, तो अब तू हमें सिखाएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना? हमें अच्छे से पता है कि माँ का ख्याल कैसे रखना है, इसलिए तू जाकर अपना काम कर। रीता ने उन्हें दोबारा से चेतावनी दी और वहां से चली गई। अब कुछ दिन तो बेटे और बहू बिल्कुल ठीक ठाक रहे। किसी ने करुणा जी से कुछ न कहा। लेकिन अब जब करुणा जी की बेटी ट्रेनिंग पर चली गई, तो फिर से उन लोगों ने अपनी सास के साथ वैसा ही बर्ताव शुरू कर दिया, जबकि अब वे अपनी बहू की हर बात मानती थीं, उनके संग बराबर काम करवाती थीं। अब समय के साथ साथ रीता की ट्रेनिंग भी पूरी हो रही थी। रीता गई तो पुलिस फोर्स में एक साधारण नौकरी पर थी, लेकिन वहीं से उसने और आगे के लिए फॉर्म भरे और अच्छे से ट्रेनिंग पूरी की। अपने बैच में वह सबसे होशियार और सबसे होनहार लड़की थी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जब वह घर आई, तो गांव में सब लोग बहुत खुश हुए। उसके भाइयों ने भी बहुत खुशी जाहिर की। साथ ही उसकी भाभी भी आरती की थाल लेकर आ गई। अब उन्हें शायद पैसा जो दिखाई दे रहा था, और साथ ही गांव में इज्जत भी। अब वे रीता के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थीं।
रीता को एहसास ही नहीं हो रहा था कि यह उसके वही भैया भाभी हैं जो उसकी नौकरी से पहले थे। अब तो वे उसे हाथों ही हाथों में रखने लगी। अपनी माँ को देखकर वह सबसे खुश हुई। करुणा जी ने भी उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। अब समय बीता और वह अब अपनी ड्यूटी चली गई। माँ से जब भी बात करती तो उनके हालचाल पूछती, लेकिन फ़ोन पर हमेशा ही करुणा जी कह देती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन इस बार जब उनकी बेटी उनसे मिलने पहुंची तो उसने पाया कि उसकी माँ के हाथों पर कुछ निशान बने हुए हैं। एक दिन अचानक बिना किसी को बताए उसने अपने दफ्तर में छुट्टी दी और वह अपने घर जा पहुंची। दरवाजे पर जाकर उसने दरवाज़ा जैसे ही खटखटाया तो सुना कि अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। पड़ोसियों से बात की तो यह पता चला कि बेटा, यह लोग अक्सर ही तुम्हारी माँ के साथ ऐसा करते रहते हैं। बेचारी करुणा बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। अब रीता ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, बल्कि अपनी छत से होकर वह अपने घर में दाखिल हुई और चुपके से अपनी भाभीयों की वीडियो बना ली। वीडियो में साफ दिख रहा था कि अपनी सास को वे दोनों मिलकर पीट रही थीं। बड़ी बहू अपने कमरे में ही पड़ी थी और मझली बहू और छोटी बहू मिलकर अपनी सास को मार रही थीं। पहले तो रीता ने इस चीज़ का वीडियो बनाया और फिर फ़ोन को अपनी जेब में रखकर उसने पीछे से जाकर अपनी दोनों भाभीयों के बाल पकड़ लिए और उन्हें चौक में दे मारा। फिर उसने उनके हाथों में लगे हुए चिमटा और बेलन लेकर ही उन दोनों को खूब पीटा। पुलिस को फ़ोन किया और जब तक पुलिस आई तब तक वह उन्हें ऐसे ही पीटती रही। जब पुलिस आई तो उसके भाई भी अब तक आ चुके थे, क्योंकि उनकी पत्नियों ने उन्हें बुला लिया था। लेकिन अब रीता किसी की सुनने वाली नहीं थी। उसने अपनी माँ को जिस हाल में देखा था, उसके बाद अब वह किसी की नहीं सुनना चाहती थी। इसीलिए रीता ने अपनी दोनों भाभियों को पुलिस के हवाले कर दिया और अपनी माँ को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची। अपनी पत्नियों को छुड़ाने के लिए भाई भी पहुंचे, लेकिन रीता ने पुलिस वालों को सारी बात बताई कि किस तरह से ये बहुएं अपनी सास पर जुल्म करती हैं, और साथ ही रीता ने वह वीडियो भी दिखाया जिसमें वह दोनों उन्हें मार रही थीं। बड़ी बहू तो बच गई, लेकिन छोटी बहू व मझली बहू वे दोनों बहुत पिटी। रीता ने पुलिस स्टेशन में बैठी हुई एक लड़की को भी उन दोनों को सबक सिखाने के लिए कहा, और क्योंकि उन दोनों की ट्रेनिंग साथ ही हुई थी तो वह दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानती थीं। अब रीता के जाने के बाद उसकी सहेली ने उसकी दोनों भाभियों की खूब अच्छे से खबर ली, दोनों पर खूब डंडा तोड़ा और फिर शाम तक उनके भाई कैसे भी करके उन्हें छुड़ाने के लिए आ ही गए। अपनी बहन से बात करके वह उसकी भाभियों को छुड़ा ले गए। अब रीता ने भी अपने भाइयों की बात मानकर उन दोनों को छुड़ाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन साथ ही कहा कि वह दोनों पूरे गांव की पंचायत के सामने मेरी माँ के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगेंगी, और अगर भविष्य में ऐसा कभी भी हुआ तो मैं पूरे परिवार को, तुम तीनों को भी तुम्हारी पत्नियों के साथ जेल के अंदर पहुंचा दूंगी। समझे तुम? फिलहाल के लिए अपनी पत्नियों को कहो कि अगर मेरी माँ से माफ़ी मांगने को राज़ी हो जाएं तो मैं देखती हूँ। जब वो दोनों राज़ी हो गईं तो पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ दिया और पूरे गांव वालों के सामने दोनों बहुओं ने अपनी सास के कदमों में नाक रगड़कर उनसे माफ़ी मांगी। रीता ने अपने भाइयों को सबक तो सिखा दिया, लेकिन फिर भी वह अपनी माँ को लेकर अपने साथ चली गई, क्योंकि उसे उन लोगों पर ज़रा भी भरोसा नहीं था और अब उसकी माँ उसके साथ ही रहती हैं। थोड़े समय बाद रीता की माँ ने एक अच्छा रिश्ता देखकर रीता की शादी करवा दी। लड़का अनाथ था पर एक कंपनी में जॉब करता था। तीनों बेटी, दामाद और माँ एक साथ रहने लगे और अब वे सब खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। और इधर बेटे और बहू को उनके कर्मों की सज़ा मिल चुकी है
उनके बच्चे भी उनसे इसी तरह बदतमीज़ी करते हैं और अभी तो वह छोटे हैं। जब बड़े होंगे तो शायद उनसे भी ज़्यादा बदतमीज़ी उनके साथ करेंगे। तभी उन्हें अपनी माँ के दर्द का एहसास होगा। फिलहाल करुणा जी अपनी बेटी और दामाद के साथ बहुत खुश हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप इस चैनल पर नए हैं। और साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें।